आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बीटा मैथ्स एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। चेहरे की खुशी बता रही है कि जो इतने दिनों से जो एक चिंता, एक जो तनाव का एक जो दौर चल रहा था, वो आज दूर हो गया है सर का। जी हाँ, अभी मैं डायरेक्ट मेरा डीवी है वो करवा के सीधा स्टूडियो में आया हूँ और आपके लिए जो जानकारी आगे जिन भी विषय का, जैसे 2 दिन तो इंग्लिश का चलेगा, उसके बाद में साइंस मैथ वालों का है, फिर हिंदी का सबसे अंतिम में है, उर्दू का, यानी लेवल 2 के जितने भी सभी विषयों का है उनका अभी होना है डीवी। तो उनके अंदर बच्चों को क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या उनको ध्यान रखना है, कैसे कैसे अपनी वो चेक लिस्ट पूरी फिलअप करनी है, उन सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैं आपके सामने अभी उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बताऊं कि जितना ज़्यादा हवा, जितना ज़्यादा एक डर, एक भय का माहौल बनाया है ना, कि मतलब ये दोनों साइड से कॉपी, ये करो और वो करो, वो सब कुछ मतलब बकवास बातें हैं। वहाँ पे लगभग आपको हर जो भी हमारा इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे हमारे डीवी का जो शेड्यूल रखा गया है, वहाँ पे जो स्टाफ मिलेगा ना, वो बड़ा शानदार मिलेगा आपको, ठीक है ना। और किसी भी छोटी से छोटी या कोई बड़ी भी गलती, अगर कोई मेजर मिस्टेक है कोई नाम वगैरह में और में, तो उसमें भी अगर गलती है तो आपको कोई भी बाहर नहीं करेगा। आपसे शपथ पत्र लिखवा लिया जाएगा और आपका पूरा डीवी है वो, डीवी की प्रोसेस है वो वहाँ पर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सारे डॉक्यूमेंट अगर जेन्यून हैं, सारे हमारे डॉक्यूमेंट एकदम से सही हैं, सीक्वेंस में हमने लगाए हैं, तो कोई भी घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी आपको नहीं है। अब जिनके फर्जी डॉक्यूमेंट है उनको तो डर, तो मतलब ज्वाइनिंग के बाद में भी अगर वो पा ही लेते हैं तो उनको भी रहेगा, लेकिन हमें ऐसे डरने की कोई भी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चेकलिस्ट कैसे बननी है, जैसे हमारे इंग्लिश के वो 18 तारीख से शुरू हुए थे और 22 तक चलेंगे, 4 दिन नहीं, शायद 22 तक चलेंगे, हाँ 18 से लेके और 22 तक चलेंगे। तो उसके बाद में है वो बाकी विषयों के होंगे। अब मैं आपको ज़रूरी चीज़ें वो बता देता हूँ, कैसे कैसे चेकलिस्ट और फिलअप करनी है, दोनों साइड से कॉपी कौन से डॉक्यूमेंट की लगानी है। आय प्रमाण पत्र वाला एक तो मसला चल रहा है, क्योंकि उस समय सभी ने छूट ली थी, मैंने भी ली थी, तो आज मैं उनको वापस उनके 100 रुपये दे के आया हूँ, मतलब पोस्टल ऑर्डर दे के आया हूँ, ठीक है ना। वो कि हम नहीं रखेंगे भाई, कर्मचारी चयन बोर्ड आपसे छूट ले ली थी, हमसे गलती हो गई, आप 100 रुपये वापस अपने पोस्टल ऑर्डर उनको दे दिया। और आय प्रमाण पत्र भी मैंने बना लिया था, वो 19/1/23 के बाद का था, पहले तो किसने भी बनाया होगा, शायद ही नहीं बनाया होगा किसी ने भी, तो वो पोस्टल ऑर्डर भी दे दिया है। और जो आय प्रमाण पत्र था वो भी एक में ओरिजिनल लगा दी है और एक में है वो कॉपी लगा दी है उसकी। सभी मैं सीक्वेंस से बात करूंगा, तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारी जैसे चेकलिस्ट है। सबसे पहले अब मैं एक बात आपको बताऊं कि आपकी 2 फाइल बनेगी। फाइल वो स्प्रिंग वाली है ना, जिसके अंदर 2 स्प्रिंग सी आती है, वो स्प्रिंग के अंदर डॉक्यूमेंट है वो पंचिंग मशीन से होल निकाल के उसके अंदर डॉक्यूमेंट सेट करने हैं। धागे वाली आप ज़्यादा प्रीफर मत करना, क्योंकि अगर वहाँ पे जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको वापस निकालना होगा या किसी के सीक्वेंस में अगर आपको चेंज करना होगा ना, तो धागे वाली फाइल है उससे काफ़ी दिक्कत होती है। और जो स्प्रिंग वाली होती है ना, अभी मेरे पास नहीं है वो, क्योंकि मैंने वहाँ पे जमा करवा दी। सीक्वेंस वाली अगर होगी ना, तो उससे आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को निकालना और अगर उनका सीक्वेंस अगर किसी का चेंज करना है, आगे पीछे लगाना है, जैसे हमें करना पड़ा था, एक जो फॉर्मेट था एक सत्यापन दल वाला, वो शुरुआत में लगाना, वो आपको मैं पहले ही बता दूंगा ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत है वो नहीं हो। तो वो फाइल है वो ज़्यादा प्रीफर आएगी, 10 या 15 रुपये की आएगी। 2 फाइल है वो आपको घर पे वो पहले आराम से सेट तैयार कर लेना। 1 और 1.5 घंटे का मुश्किल से काम है, 1 या 1.5 घंटे का आप घर पे टाइम दोगे, आपकी फाइल पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी उसके बाद आपको किसी भी दूसरे व्यक्ति से ना, साथ वाले से, यार तूने वो कैसे भरा है, तूने वो बिल्कुल भी नहीं पूछना है। आपने जितनी फाइल प्रिपेयर कर ली उतनी फाइल आप जिस भी तारीख को आपका जो स्लॉट बुक हुआ है, आपने मोबाइल पे साला दर्पण पे देख लिया होगा लॉगिन करके, वहाँ पर आपको जाना है। कोई भी दिक्कत होगी ना, वहाँ पर जो स्टाफ होगा बड़ा ही हेल्पफुल वहाँ पे आपके लिए रहेगा। अब कुछ अपवाद होते हैं, कुछ वो बच्चों को बिना मतलब ही परेशान करते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, वो भी मैं आपको मेरा अनुभव शेयर करूंगा। अभी मेरा जैसे लगभग 1 घंटे पहले वो मेरा डीवी हुआ है, डायरेक्ट मैं यहाँ पे आया हूँ और डीवी के अंदर मैं आपको बताऊँ मुश्किल से आधा घंटा लगा। जो मेन डीवी की प्रोसेस थी ना, जहाँ पे हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से और हमारे जो फोटोकॉपी वाले जो स्वयं सत्यापित डॉक्यूमेंट थे उनका मिलान किया गया। 15 और 20 मिनट हाईएस्ट लगे बस। और इतना मतलब उनका पोलाइट व्यवहार, उतना मतलब हंसी मजाक करते हुए वो मतलब कर रहे थे, ठीक है ना। मेरे से पूछा कि तू अनमैरिड है क्या, मैं मेरा डोल देख लो था के लगे क्या अनमैरिड है, ठीक है ना। काफ़ी वो मजाक या व्यवहार उनका था। तो बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये हमारी चेकलिस्ट सबसे पहले लग जाएगी। तो चेकलिस्ट के ऊपर यहाँ पे तो ये आपने सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपने फिलअप कर ली होगी। जैसे यहाँ पे अध्यापक लेवल द्वितीय है, सामान्य विशेष शिक्षा, तो विशेष शिक्षा वाले विशेष शिक्षा करेंगे। और एक सेकेंड, यहाँ पे विशेष शिक्षा वाले विशेष पे कर देंगे और सामान्य वाले पे सामान्य पे टिक कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो आपने भर लिया होगा।
लिखा हुआ है यहाँ पे अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा भरी जाने वाली सूचना जो लागू उस पर टिक करें। फिर यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन का जिला, यहाँ पे मेरा जिला था, यहाँ पे रोल नंबर हो गए। फिर अनुसूचित गैर अनुसूचित, जो टीएसपी वाले होंगे तो वो टीएसपी यहाँ पे अनुसूचित कर देंगे टिक, और हम नॉन टीएसपी में आते हैं तो नॉन टीएसपी पे गैर अनुसूचित है वो कर देंगे। उसके बाद में हमारा यहाँ पे आधार क्रमांक है वो आ जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। आवेदन क्रमांक हमारा, अब आवेदन क्रमांक यहाँ पे जैसे कई बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, आवेदन कमेंट में हमें पिछला जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर उन्होंने बताया कि सर यहाँ पे आवेदन क्रमांक कौन से डालें। आवेदन क्रमांक जो स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर है ना, 2 नंबर कॉलम में भरे है ना, वहाँ पे आवेदन क्रमांक है ना वो आएंगे, जैसे 2023 ऐसे करके वो शुरू होंगे, और वो आपको आवेदन क्रमांक डालने हैं। अभ्यर्थी का नाम यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे माता का नाम, और उसके बाद में यहाँ पे ये सारी डिटेल है वो आ जाएगी। अपना पिता का नाम हो जाएगा, आधार क्रमांक वो यहाँ पे हम भर देंगे। फिर यहाँ पे हमारा विषय हो जाएगा, जैसे अंग्रेजी का 22 तक चलेगा तो 2 दिन तो इंग्लिश वालों का चलेगा, उसके बाद में है वो बाकी विषय का जैसे भी शेड्यूल है वो दिया हुआ। सामाजिक अध्ययन का है वो अलग डेट जारी हुई थी, वो भी शायद अब अपडेट हो गई, और बाकी सभी का जैसे पहले बताया था उसी तरीके से। विषय शिक्षा होने पर MR VI HI ये सभी श्रेणी आपको करनी है। जैसे मेरा यहाँ पे सामान्य था तो सामान्य मैंने कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे जेंडर करना है। अब 12th परीक्षा का माध्यम तो यहाँ पे इंग्लिश हिंदी, अदर मीडियम तो यहाँ पे हिंदी मीडियम से पास की थी हमने, और स्नातक परीक्षा का माध्यम भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिंदी मीडियम। तो जो मीडियम है वो हमें करना है, इसमें ज़्यादा बड़ा इशू कोई है नहीं, कोई रॉकेट साइंस इसमें है नहीं, तो आप इजीली है वो कर सकते हो। उसके बाद में ये चेकलिस्ट, अब मैं आपको बताऊँगा ये चेकलिस्ट है ना 1 नंबर पे लगानी है वैसे तो, लेकिन इसके ऊपर है ना एक जो सत्यापन दल के लास्ट का जो फॉर्मेट है ना, देखो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये वाला फॉर्मेट है ना, ये आप पहले ही है ना इसके ऊपर लगा लेना, क्योंकि बाद में है ना वो हमारे जैसे यहाँ का मैंने आज का किया ना, देखो ये हो गया, इसके नीचे आएगा वो फॉर्मेट, ये वाला दस्तावेज सत्यापन एवं जांच दल की टिप्पणी, ये वाला फॉर्मेट है ना, ये आपको सबसे ऊपर ही ऊपर लगाना है। ठीक है, वहाँ पर जाकर भी लगा सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है, और पहले भी लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमने वो जैसे ये था ना पहले पेज के अंदर वैसे ही लगाया था। फिर हमने जब फर्स्ट राउंड के अंदर जो सत्यापन जांच दल करता के जो बैठे थे, उन्होंने बताया कि ये जो वाला फॉर्मेट है ना, ये आप सबसे ऊपर लेके आओ। उसके बाद में चेकलिस्ट, उसके बाद में हमारा मूल आवेदन पत्र जो रीटमेंट्स का हमने भरा था, किसी के पास नहीं होगा तो वो SSO ID पे मिल जाएगा। उसके बाद में अपना विस्तृत आवेदन पत्र, फिर उसके बाद में आधार कार्ड की कॉपी, उस तरीके से सीक्वेंस, ये वाला सबसे ऊपर लगाना है ताकि वो टिप्पणी कर सके उसके ऊपर, इसलिए वो ऊपर एकदम से लगाते हैं। तो ये दस्तावेज सत्यापन एवं जांच दल की टिप्पणी, फिर वो करेंगे यहाँ पे अपना नाम, ये हालांकि पूरी डिटेल है ना वो जो टीम में बैठे होते हैं मेंबर, उनके लिए भरने की होती है, लेकिन उनको इतना टाइम नहीं होता उस समय, इसलिए वो क्या करते हैं, मतलब जनरल एंट्री है वो स्टूडेंट की है, वो क्या करते हैं स्टूडेंट से भरवा लेते हैं। जैसे अभ्यर्थी यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा, पुत्र या पुत्री जो भी होगा, दस्तावेज प्रमाण, अभ्यर्थी के समस्त दस्तावेजों का मिलान किया गया, दस्तावेज सही पाए गए, हाँ तो हमारा सही हो जाएगा, हाँ। और फिर यहाँ पे यदि नहीं है तो क्या कमी रही वो कर देंगे। ठीक है, कैसे कैसे स्टेप में होगा वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा चेकलिस्ट के बारे में वो बता देता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कतें नहीं हो। फिर एक बात बीच में मैं बता देता हूँ, 10वीं और 12वीं की दोनों साइड से कॉपी करवा लेना, क्योंकि जैसे 10वीं और 12वीं में कई प्रमाण पत्र लगता तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना हमारे 10वीं के पीछे क्या था, वो संस्था प्रदान की सील लगी हुई थी और ये लिखा हुआ था कि भाई इस अभ्यर्थी को इस विद्यार्थी को इस उक्त दिनांक को प्रमाण पत्र है वो दिया गया, और मैं इसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, ये फला फला जो चीज़ें लिखी होती है। इसलिए बैक साइड से कॉपी करवा के वहाँ पर भी आप अपने खुद की सिग्नेचर है वो कर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रभारी हस्ताक्षर, ये सब चीज़ें हैं वो करेंगे, तो ये इस पे तो हमें कुछ करना नहीं है। ये वाला फॉर्मेट है ना, ये वाला, ये सबसे ऊपर है ना, यानी चेकलिस्ट के सबसे फ्रंट पेज पे ये लगाना, उसके बाद में चेकलिस्ट शुरू करना। नहीं भी लगाते हो, जैसे लगाया वैसे रहने दो, फाइल तैयार है आपकी, वहाँ पर जब आपको बोले ना तब लगा लेना, कोई बड़ा दिक्कत इसमें आने वाली है नहीं। उसके बाद में बात करें आय प्रमाण पत्र में, जाति प्रमाण पत्र वाले में दिक्कत आ रही है, मूल निवास में किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद में देखो यहाँ पे अब ऑनलाइन आवेदन की प्रति 1 नंबर हो गया, ऑनलाइन आवेदन की प्रति, 1 सेकेंड, यहाँ पे आपकी क्या जाएगी ऑनलाइन आवेदन की। ऑनलाइन आवेदन कौन सा, रीटमेंट्स वाला, जो हमने एग्जाम देने के लिए भरा था ना उस समय जनवरी के अंदर, वो वाला फॉर्म हो जाएगा। उस पर क्या लगाना है, 1 नंबर। अब एक बात और बताऊं, मेरा ये क्वेश्चन था कि सभी को मतलब सेल्फ अटेस्टेड करना है क्या? जी हाँ, सभी को सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी जितनी भी कॉपी है ना, जिसको दोनों साइड से कराइए दोनों साइड से करना, चेकलिस्ट है ना उसको भी क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड करा, कौन करा, फोन करा भाई, मत तो करिए यार, तो करिए के, मत तो कौन करिए, अरे कौन नहीं करनी, अरे तो क्या हो जाएगा, मत करो। वहाँ पे जाके जब बोले ना कि कर दो, तो मैंने वहाँ पे बैठे बैठे वो मेरे डॉक्यूमेंट है वो, मतलब मेरे आगे वाला जो कैंडिडेट था उसके कर रहे थे, मैंने इतने में वो
पूरा कर दिया। और हम जहाँ पे हमारा सेंटर था वहाँ पे तो मतलब इतने ज़्यादा कैंडिडेट थे कि पास वाले ना साथी वो बैठे हुए तो वो फाइल उस समय ही तैयार कर रहे थे। उस समय मतलब फाइल उनकी फाइल पूरी प्रिपेयर नहीं थी, अंदर आ गए स्लॉट बुक हो गया, वो पूरे लगे हुए थे फाइल तैयार कर रहे थे, ठीक है ना। फिर भी मतलब कोई भी भागम भाग नहीं थी, काफ़ी सपोर्टिव उनका व्यवहार था। उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, अब एक चीज़ और बताऊँ, अब ये अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग होते हैं। अब जैसे हमारे जहाँ पे सबसे पहले हमने टोकन लिया, सबसे पहले गए सीरियल नंबर देखा, वहाँ पे लिस्ट लगी होती है कि सीरियल नंबर देख लिया, मेरा सीरियल नंबर मुझे पता चल गया ये मेरा सीरियल नंबर है। उसके बाद मैंने टोकन लिया, टोकन वाला क्या बताएगा, आपको बताएगा कि भाई आपका इतने नंबर, जैसे जो भी जितने भी जो जांच दल करता के होते हैं ना उनके बैच बने होते हैं, बैच नंबर 1 2 3 4, जैसे हमारे वहाँ पे 5 बने हुए थे, मेरा लेवल उसमें 2 में था, ठीक है, राउंड 2 में। तो वहाँ पे उनके पास सीरियल नंबर दे दिए, टोकन नंबर दे दिया और मेरा नंबर दे दिया कि भाई आपका वो 18 नंबर पे है, 15 नंबर पे, जितने भी नंबर होंगे वो नंबर दे दिया। अब उसके बाद में वो क्या करेंगे, बाहर है वो जांच दल करता है कि 2 है वो, मतलब वो टीचर ही होते हैं, वो बैठे थे। अब वो क्या कर रहे थे, अब एक ही टेबल पे 2 टीचर बैठे हुए थे, तो एक गुरुजी तो बता रहे थे कि यहाँ पे है ना ये, हाँ ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे जैसे किसी ने आगे जो हमारे लागू नहीं होगा वहाँ पे क्या करेंगे, लागू नहीं ये लिखेंगे ना, जैसे ये तो लागू है, जैसे यहाँ पे किसी का डिवोर्स ही वाला है, आगे कॉलम आएगा उसमें मैं बताऊंगा आपको, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, लागू नहीं ये लिखेंगे। तो उन्होंने बोल दिया कि ये चेकलिस्ट दोबारा निकलाओ। क्यों? क्योंकि तुमने यहाँ पे लागू नहीं है क्यों कर दिया, यहाँ पे तो संलग्न संख्या ये करनी थी, लेकिन उनको बोले कि यहाँ पे लिखो लागू नहीं। अब यहाँ पे हम क्या कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे तो क्या है, सत्यापन दल के उपयोगार्थ है, हम थोड़ी कर देंगे, वहाँ पे नहीं कर सकते। तो उसी गुरुजी के पास में जो पास वाले बैठे थे उन्होंने मेरी पास कर दी, क्या तुम्हारा ठीक है ना। उन्होंने बताया कि वो सत्यापन जो लास्ट में जो फॉर्मेट बताया ना वो 1 नंबर पे ले आओ, बाकी आपका सब सही है। और वो गुरुजी भेज रहे थे, पास में बैठे थे कि दूसरी चेकलिस्ट निकाल के आओ। तो एक बार आपको किसी भी दूसरे की देखा देखी नहीं करनी है, आराम से आप तसल्ली से आप वहाँ पे चेक करो, अंदर दूसरे राउंड में आप जाओगे ना तो वहाँ पे कोई भी दिक्कत है वैसी आएगी नहीं। उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन की प्रति 1 नंबर लगा दी, फिर हाँ कर दिया। यहाँ पे ये वो करेंगे, सत्यापन दल के अंदर जाएंगे ना तब वो हॉल के अंदर वो बताएंगे। फिर विस्तृत आवेदन अपना स्क्रूटनी फॉर्म हो जाएगा। स्क्रूटनी फॉर्म के जितने भी फॉर्म है ना, जितने भी पेजेज है ना, सब पे आप क्या कर दो, अपने साइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे हाँ कर दिया। आधार कार्ड की प्रति, माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका में प्रमाण पत्र। अब कईयों के क्या अंक तालिका और प्रमाण पत्र वो अलग अलग है, हमारे क्या एक साथ है, तो एक साथ दोनों बैक साइड की और आगे की फ्रंट साइड की कॉपी निकाल के और दोनों पे साइन करके वो आपको कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में उच्च माध्यमिक परीक्षा की, अब ये सीक्वेंस में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर हाँ करेंगे, क्योंकि हमने स्व प्रमाणित की है सभी को। स्नातक समकक्ष परीक्षा के समस्त वर्षों सेमेस्टर की अंक तालिका, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और फाइनल ईयर की मार्कशीट यहाँ पे लगेगी और सब पे क्या कर देना है, नंबर डाल देना और यहाँ पे क्या कर देना है, हाँ कर देना है। उसके बाद में स्नातक परीक्षा के पूर्णांक, तो आपका पूर्णांक कितना 1800 का, मेरे इतने नंबर थे और मैंने ये नंबर यहाँ पे डाल दिया। अब देखो यहाँ पे है ना, अब ये 7 नंबर कई क्या वहाँ पे अभ्यर्थियों को मैंने देखा यहाँ पे मतलब सीक्वेंस में जैसे इधर सीरियल लगे हुए हैं ना, उसी तरीके से उन महानुभावों ने क्या किया, इधर सीरियल डाल दिए, वो गलती थी। क्या करना है, जैसे जितने नंबर पे है ना, अब एक बात बताओ, स्नातक या समकक्ष परीक्षा के पूर्णांक है, ये आपने अलग से डॉक्यूमेंट थोड़ी लगाया है, आपकी जो मार्कशीट लगी है ग्रेजुएशन की वही तो है। तो आपको मतलब इसी पे भी क्या करना है, जैसे यहाँ पे 6 नंबर है ना, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 6 नंबर ही डालना है और यहाँ पे क्या करना है, आपको ये हाँ कर देना है। उसके बाद में ये देखो स्नातक परीक्षा में ऐच्छिक विषय, तो यहाँ पर भी मेरा क्या आएगा, 6 नंबर ही आएगा, क्योंकि देखो यहाँ से 6 नंबर चल रहा है ना, क्योंकि जो 6 नंबर इसी क्या लगा, मैंने मार्कशीट लगाई। उसके बाद में पूर्णांक वाला हो गया, तो इसके लिए कोई अलग तो लगाया नहीं, वो मार्कशीट ही आएगी मेरी वहाँ पे, तो 6 नंबर ही लगेगा। फिर वहाँ पे 8 नंबर पे जैसे स्नातक परीक्षा में ऐच्छिक विषय, तो मेरे ये ऐच्छिक विषय थे, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, संलग्न संख्या में 6 नंबर ही आएगा। अब आपका हो सकता है अलग अलग हो सकता है, यहाँ पे जैसे भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए उस तरीके से, इस तरीके से आपको करना है। तो यानी अगर एक ही डॉक्यूमेंट से अगर हमें 2-3 जानकारी मिल रही है ना अलग अलग कॉलम में, तो सभी के अंदर संलग्न संख्या वो क्या आएगी, जो सबसे पहले हमने लगाई है ना वही आएगी, अलग अलग वो नहीं आएगी। तो सीरियल नहीं करना, 6 6 6 ऐसे कर दिया, 6 7 8 यहाँ पे मत करना। तो आप आई होप आप मेरी बात है वो समझ गए। उसके बाद में ये हो गया आपका स्नातकोत्तर यानी पीजी की, अगर यानी एमए की या एमएससी साइंस वाले एमएससी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पीजी की है वो आपकी क्या आएगी, मार्कशीट आएगी। तो मेरी पीजी की हुई है, लेकिन मैंने वो जब रीट मेंस का फॉर्म अप्लाई किया था उस समय मैंने वहाँ पे शो नहीं किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लगाई, क्योंकि जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट इसमें कोई फायदा तो होने वाला है नहीं, तो जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगाएंगे उतना ज़्यादा बर्डन बढ़ेगा, इसलिए मैंने उस समय फिलअप ही नहीं किया था ये जानकारी। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, लागू नहीं है। तो ये मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर है ना वो क्या कर रहे थे,
कई कई टीचर है वो सवाल उठा रहे थे कि यहाँ पे आपको लागू नहीं, ये नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि यहाँ पे तो आपको संलग्न संख्या और वो करनी है, आपने यहाँ पे लागू नहीं है क्यों कर दिया? अरे तो महानुभाव हम यहाँ पे थोड़ी करेंगे, यहाँ पे तो सत्यापन दल के उपयोगार्थ है ये चीज़, ठीक है ना। तो ये अलग अलग है, तो आपको इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई टीचर बोलता है ना तो आप वहाँ से निकल के और आगे वाले राउंड में वो निकल जाओ, वो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने वहाँ पे है वो दोबारा चेक लिस्ट नहीं निकल आई, ये हमारी चल गई बिल्कुल, तो यहाँ पे लागू नहीं है। फिर स्नातकोत्तर समकक्ष परीक्षा के पूर्णांक प्राप्तांक प्रतिशत, तो अगर आप यहाँ पे होगा तो सीक्वेंस बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे जैसे सपोज करो मेरा 7 नंबर आया या 8 नंबर है, तो मैं यहाँ पर भी 8 नंबर डालूंगा, और यहाँ पर पीजी के मेरे नंबर आएंगे तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, 8 नंबर ही डालूंगा, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान अध्यापक है पात्रता परीक्षा के, ठीक है, हमने रीट वाला प्री का एग्जाम जो हमने दिया था, ठीक है ना, उसके नंबर आ जाएंगे। देखो 7 नंबर। एक ही डॉक्यूमेंट से कितनी जानकारी मिल रही है? राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति कॉपी लगानी है, उसकी स्व प्रमाणित, हाँ कर दिया। फिर राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण लेवल प्रथम लेवल द्वितीय दोनों स्तर में, तो कईयों के जब बीएसटीसी की हुई थी उसके बाद में उन्होंने टाइम मिला बीएड कर ली, ठीक है ना। तो वो दोनों से कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एसटीसी भी है या डीएलएड जो भी किया हुआ है और बीएड भी किया हुआ है, तो वो दोनों में कर सकते हैं। लेकिन हमारा लेवल 2 केवल ये एक ही पास था, तो हमने लेवल द्वितीय कर दिया और यहाँ पे 7 नंबर आ गया संलग्न संख्या में। फिर यहाँ पे हाँ राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल 2 में प्राप्तांक ये नंबर थे और ये मैंने कर दिया, फिर यहाँ पे 7 नंबर कर दिया। उसके बाद में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल द्वितीय में विषय, ये अपने जो भी आपके विषय थे ना रीट के अंदर, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, वो भरनी है। और यहाँ पे जैसे हम इंग्लिश वाले हैं वो क्या करेंगे, साइंस सामाजिक अध्ययन के लिए होंगे, तो हालांकि हमें पोस्टिंग इंग्लिश के लिए मिलेगी, लेकिन वो उसमें स्पेशलाइजेशन स्टडीज़ है वो क्या हो जाएगी, सोशल स्टडीज़ हो जाएगी। विज्ञान और गणित वाले वो कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद में ये नंबर हो गया विज्ञप्ति के अनुसार प्रशैक्षिक योग्यता डीएलएड, बीएलएड, बीएड, बीएड, एमएड, सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा। तो ये हमारा क्या होगा, सामान्य शिक्षा में होगा, विशेष में अगर विशेष वाले विशेष में करेंगे। और ये क्या हो जाएगा, बीएड पे आपको टिक करना है, इधर टिक करना है ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पे टिक किया ना वैसे टिक करना है। यहाँ पे टिक कर दिया, यहाँ पे देखिए 8 नंबर कर दिया। फिर ये प्रवेश स्थिति, अब प्रवेश स्थिति है ना, जहाँ से भी आपने बीएड किया था, बीएसटीसी किया था, बीएसटीसी वालों का हो गया, उनका कोई इशू नहीं है, बीएड किया था, वहाँ से आपको प्रवेश स्थिति का फॉर्मेट में लिख के देंगे भी ये फला फला विद्यार्थी है और हमारे विद्यालय में इसकी महाविद्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार इसकी आवेदन जो एडमिशन जो प्रवेश स्थिति है वो ये है, हम महाविद्यालय इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। एक फॉर्मेट होता है सीधा साधा, उसमें लिखकर वो प्रधानाचार्य की सील होती है और साइन होते हैं, तो वो आपको प्रशैक्षिक योग्यता में प्रवेश स्थिति वगैरह डाल देंगे, यहाँ पर आपका कॉलम हो जाएगा, ठीक है। ये ना अगर आप नहीं फिलअप किया है ना और घर पे, तो आप वहाँ पे जाके आराम से कर लेना, जहाँ पर भी आपका सेंटर आए जांच दल के लिए, ये डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वहाँ पे आराम से जाके आप बिंदास होके वहाँ पे बाहर किसी साथी से, विद्यार्थी से, वहाँ पे जो कैंडिडेट आए हैं उनसे मत पूछना। अंदर जाएंगे ना जो टीम में मेंबर बैठे हैं उनसे पूछना आप, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब साथ वाले ने भी अगर गलत कर रखा है, अब मैं ही आपको अनुभव बता रहा हूँ, आज का प्रत्यक्ष अनुभव, ठीक है ना। अधिकतर अभ्यर्थी बिना मतलब ही परेशान हो रखे हैं, बिना मतलब ही, ठीक है। किसी का कुछ देख लिया, किसी का कुछ देख लिया, इधर भाग रहे इधर। तो कम से कम आप डॉक्यूमेंट की कॉपी पूरी घर से निकाल के ले जाएं, दोनों साइड से है ना, तो दोनों साइड से आप 10वीं और 12वीं की तो दोनों साइड से निकाल ही लो। और फिर आपके ज़िले के अनुसार अगर वहाँ पे आप सूचना मिल जाएगी, अगर आपके 1-2 साथी जाएंगे तो ग्रेजुएशन वाली और बीएड वाली भी पीछे उनके कुछ लिखा हुआ नहीं, वो निर्देश होते हैं और एक वो कॉलेज की मोहर होती है, बाकी कुछ नहीं होता। कॉलेज की वो प्राचार्य की मोहर होती है, तो आपको हमने तो नहीं दी। हमने जहाँ से शुरू से जैसे अपने डॉक्यूमेंट सत्यापन आज करवा के आए हैं, तो वहाँ पे हमने केवल 10वीं और 12वीं की बैक साइड की कॉपी मांगी, बाकी किसी की भी नहीं मांगी। तो वो आप देख लेना, अगर आप पहले ही निकलवा लेते हैं कॉपी तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। प्रवेश स्थिति कॉपी देखेंगे, फिर विशेष शिक्षा में जिन्होंने किया हुआ है वो कर देंगे, वरना लागू नहीं। मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, तो मूल निवास अपने 10 साल या 13 साल शायद रहता है, तो सभी के पास वो पीले कागज़ वाला ई मित्र वाला वो है सभी के पास, डिजिटल वाला, तो वो वहाँ पे आप कर दोगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये कॉलम कर दिया। अनुसूचित क्षेत्र में सद्भावी निवासी होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र केवल टीएसपी क्षेत्र, तो ये हमें करना नहीं है टीएसपी वालों का, ठीक है। नॉन टीएसपी में आर्थिक रूप से ये ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, ये आपका अगर होगा ईडब्ल्यूएस वालों का तो वो कर देंगे। तो कॉलम में नंबर बढ़ती है, मेरा यहाँ पे नहीं है ना, तो मैंने लागू नहीं है कर दिया, जिसका होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 नंबर आ जाएगा। तो ये तो ईजी चीज़ें हैं। जाति प्रमाण पत्र, अब ये देखो मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आपके अधिकतर अभ्यर्थियों के, हमारे साथियों के डाउट आएगा, हमें भी आया था, हमें डाउट था, लेकिन वो डॉक्यूमेंट पूरे थे तो उन्होंने कोई भी दिक्कत है वो होने नहीं दी वहाँ पे। तो जाति प्रमाण पत्र
एक सेकेंड, जाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो भी है ना। अब जैसे ओबीसी वालों के लिए है ना कास्ट सर्टिफिकेट है, तो मेरे पास 19/1/2023 से पहले का था मेरे पास। कब का था? वो मेरा था 2021 में। कब था? 2021 का था, क्योंकि 2021 में जो 26 सितंबर 2021 को जो रीट परीक्षा हुई थी उसमें मेरे नंबर अच्छे बन रहे थे। डीवी की उम्मीद थी कि हाँ उस समय डीवी होगा, काउंसलिंग के वो फॉर्म वगैरह तो भरवाए थे, उस समय मैंने बनाया था नया। फिर वो भर्ती रद्द हो गई, उसके बाद में दोबारा किस लिए बनाना था, नहीं बनाया। तो वो हमारे 19/1/23 से पहले का था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो लेकिन वो हमारे ओबीसी वालों की दिक्कत क्या है कि 1 साल ही उसकी 6 महीने होती है। लेकिन एक सर्टिफिकेट मैं आपको बताऊंगा आगे फॉर्मेट में दिया हुआ, वो आप प्रिंट करवा के और नोटरी करवा लेना। नहीं है ना तो आपने, अगर पुराना है ना आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उस समय था ही नहीं आपके पास, मतलब 19/1/23 से पहले का अगर आपके पास कोई भी मतलब कास्ट सर्टिफिकेट के नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, ध्यान से सुनना, 19/1/23 से पहले की अगर आपके पास कोई भी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, तब आपको 17/10/2022 कार्मिक विभाग का एक परिपत्र आपको टेलीग्राम पे और वो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वो आपको निकलवाना है और उसमें आपको पूरी जनरल डिटेल भर के कि भाई भर्ती परीक्षा से पहले भी मैं ओबीसी नॉन क्रीमी में और योग्य था, तो वो पूरा फॉर्मेट लिखा हुआ है, उस पर आप नोटरी वगैरह करवा के वो लगा देना। अगर किसी के पास भी 19/1/23 से पहले, वो चाहे कितना भी पुराना हो, डिजिटल वाला होना चाहिए, अगर था ना तो वो लगा देना। और सारे लगभग अभ्यर्थियों ने वो नया भी बना लिया, मैंने भी, मेरे पास पुराना था, फिर मैंने वो टाइम था तो नया भी बना लिया, फिर वो शपथ पत्र भी लगा दिया, तीनों लगा दिए। वो सर ने देख के और पूरा चेक कर लिया, ओरिजिनल वाला है ना, नया वाला, नया जो 19/1/23 के बाद में का, जैसे अभी बनाया होगा लगभग 2-3 रिजल्ट आने के बाद में बनाया होगा लगभग सभी बच्चों ने 2-3, तो वो आपको उसकी कॉपी है वो साथ में ले जानी है। कई अभ्यर्थी हमारे सामने थे, उनके पास ओरिजिनल था लेकिन उन्होंने कॉपी नहीं करवाई थी, पुराने वाले की लगा रखी थी तो उनको 20 में जाना पड़ा, कॉपी करवा के लानी पड़ी। तो आप वो नए वाले की भी कॉपी ले जाना, पुराने वाले की भी कॉपी लगा देना, ठीक है। और स्क्रूटनी फार्म में आपने शायद पुराने वाले की लगाई होगी, मैंने भी पुराने वाले की लगाई थी, उसमें नया वाला बना नहीं था। और वो शपथ पत्र आप ले जाओ तो ले जाओ, वरना वहाँ पे स्टाम्प पे लिखवा लेंगे, सादे कागज़ पे लिखवा लेंगे, कोई भी ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। इतना ध्यान रखना कि 19/1/23 से पहले का अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल भी नहीं है ना किसी के पास, कि बनाए ही नहीं, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तब उनको 17/10/2022 का कार्मिक विभाग का ये परिपत्र निकाला हुआ है, आपको मिल जाएगा साइट पे, वो आप कार्मिक विभाग की ऑनलाइन साइट पे आप देख लेना, वो आपको फॉर्मेट ज़रूर भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चेकलिस्ट के अंदर उस चीज़ को मेंशन किया हुआ, मैं आपको आगे दिखा दूंगा, बने रहिए, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, जैसे मैंने 11 नंबर पे लगा दिया। अब एक काम का, जैसे मैंने देखो यहाँ पे 11 नंबर पे पुराना वाला भी लगाया है मैंने, यानी 2021 में बना हुआ ना जाति प्रमाण पत्र, वो भी लगाया है, फिर वो शपथ पत्र भी लगाया है और नया भी लगाया है, तीनों चीज़ लगा दी ना। फिर भी मैं नंबर यहाँ पे क्या डालूंगा, उन तीनों के लिए 11 नंबर ही डालूंगा। आ गई बात समझ में? उसके बाद में देखो ये आ गया, अभी जो मैंने बात बताई है ना आपको, ये बात आ गई। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पास आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात का जाति प्रमाण पत्र, यानी बाद में तो बना लिया भाई, 19/1/23 के बाद तो बना लिया, जैसे एग्जाम होने के बाद बना लिया उन्होंने, लेकिन अगर पहले का नहीं है ना, होने पर कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17/10/22 के अनुसार आपको एक शपथ पत्र देना है। मेरे पास नहीं था, मैंने दोनों थे, मेरे पास पुराना भी था नया भी था, मैंने लागू नहीं कर दिया। आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों महिला पुरुष से इस आशय की स्वयं घोषणा कि वह स्वयं तथा उनके पूर्वज राजस्थान राज्य के मूल। अब यहाँ पर है ना, सबसे ज़्यादा अधिकतर बच्चों को क्या होने वाली है, कन्फ्यूज़न होने वाली है, हमारे कई साथियों को, तो उस कन्फ्यूज़न का मैं अभी समाधान कर देता हूँ। ये यहाँ पे अब कई देर तक वो क्या चलेगी, स्वयं घोषणा चलेगी। 23 नंबर वाला है ना, अब ये स्वयं घोषणा, कई हमारे साथियों ने क्या किया, शपथ पत्र बनवा लिए पहले ही, धूम्रपान का और का, बिना मतलब उनके पैसे लग गए, ठीक है ना। सीधा सीधा निर्देश है, हर जगह यही है, सभी जिलों के अंदर, कि आपको जो इसके अंदर चेकलिस्ट के अंदर जो स्वयं घोषणा पत्र जो दिया हुआ है ना, वो ही लगाना है, और वो एक ही लगाना है। अलग अलग किसी ने जैसे धूम्रपान का अलग बना लिया, ठीक है, विवाह में अविवाहित है मैं दहेज नहीं लूँगा, वो अलग बना लिया, विवाहित था दहेज नहीं लिया, वो अलग बना लिया, जीवित संतान वाला, आपराधिक वाला, सबके अलग अलग बना लिए, मतलब 5-7 पेज वो स्वयं घोषणा के हो गए। ऐसा करना ही नहीं है, एक ही पेज है और उसी पेज पे आपको क्या करना है, सभी स्वयं घोषणा करनी है। वो दिखाऊंगा मैं अभी आपको, अभी दिखा देता हूँ। पहले अब मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, 12 नंबर डाल दिया ना, क्योंकि मैंने 12 नंबर पे वो लगाया है।
उसके बाद में विधवा की स्थिति में स्वयं की स्व घोषणा, ये भी उसी के अंदर है, ठीक है ना। यानी एक फॉर्मेट है ना, मैं दिखाई देता हूं पहले आपको ताकि आपको डाउट नहीं रहे। देखिए वो स्व घोषणा वाला है, ये वाला देखो, ये है ना, ये पूरा एक, यानी जितनी भी घोषणा करवानी है ना इस एक सर्टिफिकेट से ही होगी आपकी सभी की सभी, ठीक है ना। ये स्व घोषणा पत्र है, ये सभी की सभी जितनी भी धूम्रपान वाली भी, राज्य का मूल निवासी होने की जो स्व घोषणा है वो भी, धूम्रपान नहीं करने वाली भी, दहेज नहीं लेने वाली भी, विवाहित वाली भी, आपराधिक प्रकरण वाली भी, भूतपूर्व एक्स सर्विसमैन है उनकी भी, यानी सभी की सभी इसके अंदर होगी। तो लागू होगी ना। सपोज दैट जैसे मैंने आज कैसे फिलअप किया मैं आपको पूरा बता देता हूँ। मैंने ये आज लगाया था उस समय, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, विषय हो जाएगा, सामान्य विशेष ये हो जाएगा, दिनांक। अभी देखो, अब यहाँ पर कई महानुभाव ने क्या किया कि जो रिजल्ट डेट थी ना, वो रिजल्ट डेट जैसे हमारा 9/6 को शायद आया था रिजल्ट, वो डाल रखी थी, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे क्या आएगी, जैसे आज आपको शॉर्ट लिस्ट किया गया है ना दस्तावेज सत्यापन के लिए, तो आज जैसे हमारा आज था तो 20/7/2023, कई महानुभाव ने वो डेट डाल रखी थी कि शॉर्ट लिस्ट तो आप उस दिन हुए थे। अरे तो यहाँ पे उसको पढ़ के भी देख लो यार, कैसे दूसरों को देख के आप करोगे, ठीक है ना। के पद पर विभाग द्वारा दिनांक 20/7/2023 दस्तावेज सत्यापन, देखो पात्रता जांच हेतु आज नहीं बुलाया गया आपको। जैसे किसी का 25 को होगा वो 25 तारीख लिखेगा, ठीक है, किसी को 18 का था उसने 18 लिखा, अलग अलग लिखी ना डेट। अब कईयों ने यहाँ पे रिजल्ट वाली डेट डाल रखी थी ना, जिस दिन हमारा रिजल्ट आया था, या जैसे साइंस मैथ वालों का आया था, हिंदी का आया था उस समय, तो वो नहीं डालनी है यहाँ पे। आपको जिस दिन दस्तावेज सत्यापन का आपका दिन है ना, उस दिन आपको वो डालनी है। अब देखो, मैं स्वयं तथा मेरे पूर्वज राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं, एक नंबर ये हम करेंगे शपथ, मतलब स्व घोषणा करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना, आपको ऐसे टिक कर देना उसके अंदर, उक्त भर्ती अंतर्गत विधवा विवाह विच्छिन्न प्रत्यक्षता श्रेणी। तो यहाँ पे आपको मेरे से क्या लिखवाया गया, मैं अविवाहित था तो मेरे से लिखाया गया। तो मैं बड़े मजाक के स्तर पूछा, तो ब्याह उड़ो है गे, वो ना गुरु जी को नहीं उड़ो, बोलो अड़ लिख दे, तो अविवाहित लिख दे, मैं अविवाहित लिख दियो, ठीक है ना। तो और बाकी यहाँ पे अब से आप अगर ये विवाह विच्छिन्न वाला है, डिवोर्सी वाला, तो वो हो जाएगा, विधवा वाला डिवोर्सी वाला वो हो जाएगा। नहीं है हमारा लागू तो हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। वह क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप ही कर लेंगे। जैसे हमारे वाले मेरी वाली जो चेकलिस्ट चेक कर रहे थे उन्होंने सर ने जो लागू थे ना उन पे मेरी टिक थी, वो तो देख लिया, बाकी पे क्या कर दिया उन्होंने, क्रॉस कर दिया। मेरे दिनांक 1/6/2002 को ऐसे 7 संतानों की संख्या, तो ये जिन विवाहित हैं उनकी संतान वाला विवरण आ जाएगा, तो अलग से नहीं बनाना है ना स्व घोषणा। उसके बाद में देखो, दहेज नहीं लेने संबंधी स्व घोषणा, ठीक है भाई, अविवाहित है तो मैं आगे लेऊंगा। जैसे मेरे द्वारा विवाह के समय दहेज की मांग की गई नहीं की गई, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे आपको ऐसे टिक करना है। वर्तमान में अविवाहित हूँ तो आगे ब्याह शादी में मैं दहेज को लूँगा, या कर दी। उसके बाद में भूतपूर्व सैनिक, तो ये एक्स सर्विसमैन है उनकी हो जाएगी। तो देखो, एक ही स्व घोषणा पत्र के अंदर जितनी स्व घोषणा आगे कॉलम आएंगे सबकी एक ही के अंदर, तो आपको एक ही है ना ये स्व घोषणा पत्र डालना है, और फिर इसके नंबर है वो डलते जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको अलग से अलग अलग स्व घोषणा पत्र है वो नहीं डालना है। उसके बाद में तो इंग्लिश वालों का तो हो गया 2 दिन में लगभग, और कितने कैंडिडेट है उनका हो जाएगा। बाकी है ना जितने भी विषय है ना, हिंदी है, उर्दू है, सामाजिक अध्ययन है, सिंध, उन सभी का इसी तरीके से, क्योंकि लेवल 2 वालों की यही चेकलिस्ट है, इसी तरीके से आपको चेकलिस्ट भरनी है। और किसी भी जानकारी को गलत नहीं भरना है, आप उस कॉलम को खाली छोड़ देना, वहाँ पर आराम से वो कर लेना, कोई भी ज़्यादा इसमें क्रांति होने वाली है नहीं। विभाग का नाम ही हो जाएगा, भी एक्स सर्विसमैन कोई थे, ठीक है ना, तो उनके लिए हो जाएगा, ये सैनिकों वाला हो जाएगा। उसके बाद में देखो ये वाला 6 नंबर स्व घोषणा, ये आगे कॉलम आएगा वहाँ पे, तो ये यहाँ पे हो गई। देखो, मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन में और प्रस्तुत शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र उपाधियाँ भारत सरकार, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संबंधित संस्थानों, विश्वविद्यालयों, बोर्ड आदि से प्राप्त की गई। यदि मेरी शिक्षक एवं प्रशैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र उपाधियाँ अप्रमाणित पाई जाती है तो अमान्यता प्राप्त संस्था से नहीं की जाती है, तो अन्य कारणों से मान्य नहीं होने पर इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँगा। इस पर भी आपको क्या करना है, ये सभी को करनी है, ऐसे आपको राइट का निशान इस पर करनी है, यानी ये घोषणा कर रहे हो आप। फिर ये 7 नंबर भी करनी है, किनको, जिनके खिलाफ कोई भी FIR, कोई भी मतलब जो आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है, तो मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक प्रकरण विचाराधीन लंबित नहीं है। पूर्व में मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ, इस पे भी कर देंगे। मैं घोषणा धूम्रपान नहीं करूंगा। अब कोई बीड़ी बाड़ी पीवे है ना,
तो बिना बैठ तो ही लिखना है कि मैं धूम्रपान को नहीं करूँ, भले ही वो शाम को ताऊसा का बैठ रू को खींच तो लो, ठीक है नहीं, इस तरीके से करना है। उसके बाद में 9 नंबर है, मैं शपथ लेता हूँ सत्य ने प्रतिज्ञा संविधान वाली विधि वाली, ये भी आपको करनी है, 9 नंबर पे टिक कर देना। 10वीं वाली है ना, मेरे विरुद्ध अपराधी विचाराधीन लंबित है। अब ये है ना, ये जिसके खिलाफ है ना उनको विवरण देना पड़ेगा, फिर वो विभाग क्या कार्रवाई करेगा वो जाने, लेकिन आपको उसमें देना, बाकी हमें वो क्या करना है, इस पर क्रॉस से कर देना, वरना वो विभाग वाले अपने आप कर देंगे। और यहाँ पे क्या करना है, आपको ऐसे नॉन एप्लीकेबल कर देना है, ठीक है, या ऐसे डैश खींच देना, खाली मत छोड़ना इसको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 11 नंबर 1 हमारे यहाँ पे वो क्या लिखवाया गया था, एक नया पॉइंट लिखवाया गया था 11 नंबर से, वो आप वो सभी लिख लेना चाहिए पहले ही। क्या है कि मुझे बोर्ड द्वारा किसी भी भर्ती परीक्षा से डिबार नहीं किया गया है, यानी किसी भी परीक्षा से अयोग्य घोषित नहीं किया गया। ये आपको एक पॉइंट है वो और लिखना, हमसे वो लिखवाया गया था, वहाँ पे उन जो स्टाफ मेंबर थे उन्होंने बताया, क्या लिखा है कि मुझे बोर्ड द्वारा या विभाग द्वारा, बोर्ड द्वारा किसी भी भर्ती परीक्षा से या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से डिबार नहीं किया गया है, डिबार नहीं किया गया है। ये आपको एक और 11 नंबर, फिर आपका स्थान जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, और फिर यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी, दिनांक आ जाएगी। ये सारी जानकारी आपको करनी है, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, नाम, आवेदन संख्या वही एप्लीकेशन वाली, और फिर यहाँ पे आपको आपके अपने रोल नंबर डालने हैं। आगे भाषण में इस तरीके से ये आपको पूरा फिलअप करना है। उसके बाद में देखो, अब स्व सत्यापन वापस आ गया, मैं फिर आपका यहाँ पे नाम, पुत्र, फिर यहाँ पे उम्र, फिर जाति, फिर निवासी सत्यापन करती हूँ उक्त स्व घोषणा पत्र। देखो कितनी स्व घोषणा करा ली, धूम्रपान की, दहेज, संतान की, राजस्थान राज्य के मूल निवासी, मेरे परिवार वाले हम राजस्थान के मूल निवासी, सारी करवा ली ना, तो सभी के बारे में ये स्व सत्यापन करवा रहा है, सेल्फ अटेस्टेशन करवा रहा है। कथन मेरी जानकारी एवं निष्ठा के अनुसार सही एवं सत्य है, इसमें मैंने कोई भी तथ्य नहीं छिपाया। यदि मेरी उक्त घोषणा मिथ्या पाई जाती है अथवा कोई तथ्य छुपाया जाना पाया जाता है तो उसके कारण विभाग मुझे अपात्र घोषित कर सकता है। हस्ताक्षर, अभ्यर्थी का नाम, फिर यहाँ पे ये इसको छोड़ दो आप, ठीक है ना, फिर वहाँ पे आप दोबारा नीचे वो एक बार सेल्फ अटेस्टेशन कर लेना, सारे पेज वो आप लास्ट में कर दोगे, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। ये शपथ पत्र मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, एक बार पहले वापस उसी पेज पे चलते हैं जहाँ पे हम थे ना। देखो, तो मैंने बता दिया ना आपको, देखो हम कहाँ थे, हम थे इस पेज पे, ये वाला शपथ पत्र हो गई ना। यहाँ पे देखो, आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों, महिला पुरुष इस स्व घोषणा की वह स्वयं उनके पूर्वज राजस्थान के मूल निवासी हो गई। फिर विधवा वाली उसी कॉलम में थी स्व घोषणा। विवाह विच्छिन्न वाली बताया था ना मैंने आपको, मैं मेरे से लिखवाया गया था विवाहित, अभी जस्ट 1 मिनट पहले, वो वाला हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लागू कर दिया, लागू नहीं है कर दिया। संतान संबंधी स्व घोषणा लागू नहीं। विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी लागू नहीं। भूतपूर्व सैनिक अगर हो गए तो वो कर देंगे अपने। और अब उनको सीक्वेंस क्या डालना है, सीक्वेंस वही डालना है। सपोज दैट जैसे किसी का यहाँ पे विधवा वाला है तो यहाँ पे तो उनके क्या कर दिया, 12 नंबर डाले। अब यहाँ पर भी वो क्या डालेंगे, 12 नंबर ही डालेंगे। फिर आगे भी क्या डालेंगे, 12 नंबर पर डालेंगे। क्यों, क्योंकि जितनी भी स्व घोषणा है वो 12 नंबर पेज, यानी जो हमारे स्व घोषणा वाला फॉर्मेट लगाया है, जो परिपत्र हमने दिया है चेकलिस्ट के अंदर, एक ही पेज पे तो है सारी की सारी, तो 12 नंबर आप कर दे देना, ठीक है। एक जगह उसमें सीक्वेंस गड़बड़ाएगा। दिव्यांग श्रेणी वाला वो कर देंगे। उत्कृष्ट खिलाड़ी के होने पर नियमानुसार सक्षम स्तर के जारी खेल प्रमाण पत्र। अब देखो ये बीच में है ना, दूसरा आ जाएगा। देखो अब उत्कृष्ट खिलाड़ी होंगे ना, वो वहाँ पे आपका अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे तो उनको क्या नया नंबर डालना पड़ेगा। जैसे 12 नंबर तो चल रहे थे, यहाँ पे 13 नंबर डाल दिया। दिव्यांग का होगा वो दिव्यांग का यहाँ पे अपना नंबर डाल देगा। फिर यहाँ पे देखो आपराधिक प्रकरण नए होने का स्व घोषणा, वापस स्व घोषणा आ गई तो वापस से आपको नहीं लगाना है। आप क्या कर देना कि आपने 12 नंबर पर ये जानकारी लगाई है ना, तो वहाँ पे आप क्या कर देना, 12 नंबर डाल देना। यहाँ पे भले ही वो सीक्वेंस है वो आ जाए आगे, समझ गए ना, क्योंकि ये वाली जानकारी भी आपको कौन सी पे मिलेगी, 12 नंबर पे मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में राजकीय सेवा उपक्रम में वो एनओसी वाला वो आपने लागू नहीं कर दिया, वो उसमें स्व घोषणा था, ठीक है। उसके बाद में ये वाला बीच में एक दूसरी जानकारी आ गई। देखो आवेदन में 2.5 लाख रुपए से कम आय की सूचना भरिए, उस संबंध में अभ्यर्थी का स्व सत्यापित आय प्रमाण पत्र। अब ये वाला थोड़ा सा देख लो आप। हमने क्या किया था, उस समय फॉर्म भरा था, उस समय हमने छूट ली थी 100 रुपये की। बाद में लगभग सभी को पता चल गया होगा कि आय प्रमाण पत्र अगर किसी के पास नहीं है ना 19/1/23 से पहले का, तो वो क्या कर दो, 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर यानी लगा दो। सचिव राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर
और अपना नीचे वाला एक फॉर्म में एड्रेस आ जाएगा और जयपुर के पोस्ट ऑफिस के लिए वो आप जारी कर दोगे पोस्टल ऑर्डर 100 रुपये का। अगर आपके पास वो नहीं है ना, नहीं है तो आप आय प्रमाण पत्र लगा दो। अब आय प्रमाण पत्र नहीं है, मेरे पास आय प्रमाण पत्र भी था लेकिन बाद में बनाया था, अभी मैंने 2 महीने पहले बनाया था। तो फिर मैंने क्या किया, वहाँ पे अगर वो पंगा करेंगे तो एक 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर ले जाओ, 150 की तरफ मत देखो इस समय, ठीक है ना। तो मैं 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर ले गया, तो उन्होंने एक फाइल के अंदर वो 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगा दिया और उसी के अंदर वो क्या कर दिया, मेरा ओरिजिनल आय प्रमाण पत्र वो लगा दिया। मैंने उसको साइन वो सेल्फ अटेस्टेड कर दिया था। अब देखो मैं क्या बता रहा था आपको, फाइल आपको 2 बनानी है, ठीक है ना। एक फाइल के अंदर है ना कुछ डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लगे, अटेस्टेशन फॉर्म है ना वो एक में ओरिजिनल लगेगा, ठीक है ना, और एक में चरित्र प्रमाण पत्र है ना कॉलेज वाला वो ओरिजिनल लगेगा। तो एक नंबर फाइल है ना उसमें बनाओ ना, उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगा रहे हो उस पर आप ओरिजिनल लिख देना। फिर उस पर आपको फाइल के ऊपर क्या लिखना वो भी मैं बता देता हूँ आपको। फाइल के ऊपर आपको सबसे पहले लिखना SR नंबर। SR नंबर कैसे लिखोगे, जहाँ पे आप जाओगे ना जिस जिले में, ठीक है ना, उस जिले में आपको लिस्ट लगी हुई मिलेगी आपकी, जहाँ पर भी दस्तावेज सत्यापन है जिस जिले में, SR नंबर। फिर आपको क्या मिलेगा, स्लॉट नंबर, वो आप लिखोगे। फिर आपको वहाँ पे अपना नाम, पिता का नाम, DOB, आपकी कौन सी कैटेगरी है और आप कौन से विषय के लिए, और फिर आपकी जो मोबाइल नंबर है वो, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे आपको फॉर्मेट दिख जाएगा। जो फाइल मिलेगी ना, आप फाइल लेके जाओगे ना, उस फाइल के ऊपर सारी, वो मेरे पास फाइल नहीं है, मैंने पहले वीडियो नहीं बना पाया, वरना वो आपको फाइल भी दिखा देता इस तरीके से फाइल और उस तरीके से सारी डिटेल, वो आप वहाँ पे जाके भर लोगे। मुझे भी पहले पता नहीं था, हमने जाके वहाँ पे देखा वो एक फॉर्मेट लगा रहा था। इस सीक्वेंस में आप ये डिटेल है वो फाइल के ऊपर, जो एकदम से फाइल का जो मेन कवर होता है ना, उस कवर हार्ड पेपर का जो होता है उस पेपर के ऊपर है वो लगवा लो, ठीक है। फिर ये मैंने जैसे कुल योग करना मैं भूल गया वहाँ पर भी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आई, उन्होंने ले लिया। तो ये कुल योग वाला भी मैं भूल गया भी, कितने टोटल डॉक्यूमेंट कितने हुए सेट हुए, तो उस तरीके से मैं भूल गया, आप जोड़ के लगा देना। समस्त दस्तावेज उक्त क्रमानुसार चेकलिस्ट के साथ संलग्न करें। जो दस्तावेज लागू नहीं है उसके आगे कॉलम में लागू नहीं है क्योंकि करें, ये स्थान हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया, ये यहाँ पे अपना है वो क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगी, मोबाइल नंबर यहाँ पे आप भर दोगे, यहाँ पे नाम, यहाँ पे पता हो जाएगा, अभ्यर्थी के द्वारा स्व सत्यापन ये आप करोगे। देखो ठीक है ना, कि मैं फलाना में ये पूरा व्यवसाय, व्यवसाय वाले में भूल गए, देखो ठीक है ना, उसमें व्यवसाय वाले में भी मैंने कुछ नहीं किया। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर है वो हो जाएंगे। तो कोई छोटी छोटी चीज़ों से है ना, मतलब कोई बाहर कर दे मजाल थोड़ी है, ठीक है ना। तो कोई भी है वो हमें ऐसी छोटी छोटी गलतियों के लिए कोई भी हमें बाहर है वो नहीं। ये वाला मैंने आपको बता दिया, ये सबसे पहले आप निकाल के आराम से, और चेकलिस्ट के सबसे ऊपर फ्रंट पेज के ऊपर है ना ये डाल लेना अपना नाम और ये लिख लेना, ताकि दस्तावेज सत्यापन जांच दल है ना वो टिप्पणी करेगा तो सबसे फ्रंट पेज पे करेगा वो, तो ये आपको सबसे ऊपर है वो लगाना है, ठीक है। उसके बाद में प्रभारी हस्ताक्षर ये सब हो जाएगा। अब ये है ना स्व घोषणा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है ना, सभी चीज़ें बता दी। ये आप जो लागू हो वो भर लेना पूरी डिटेल, और बाकी को खाली छोड़ देना या लाइन खींच देना। अब ये अपना शपथ पत्र, ये वाला शपथ पत्र है ना, ये मैंने किस लिए लगाया था, ये जो मेरा जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट 19/1/23 से पहले का, बहुत पहले का नहीं, 6 महीने पहले का नहीं, 1-1.5 साल पहले का था ना, तो वेद अवधि नहीं हुई ना, वो 6 महीने का वैलिड होता है। हालांकि SC वालों को ऐसी दिक्कत नहीं होती, ऐसी कैटेगरी के अंदर, तो OBC के अंदर होती है, तो OBC के अंदर 6 महीने वो वैलिड रहता है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये सर्टिफिकेट, ये उसके में जो कर्मचारी चयन बोर्ड के आगे मतलब ऐसा फॉर्मेट लगा हुआ था, तो वो ट्विटर पे मुझे मिला और मैंने निकाल के इसको क्या कर लिया, स्क्रूटनी फॉर्म में भी इसको नोटरी से अटेस्टेड करवा के, ये तो खाली है, नोटरी से अटेस्टेड करवा के, और ये उसमें स्क्रूटनी फॉर्म में भी लगाया था और अब भी मैंने साथ में वो लगा दिया है, ठीक है। और अगर आप पास ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास 19/1/23 से पहले का है, वेद अवधि का है, उसके बाद नया भी है, तो ऐसी सर्टिफिकेट की मेरे पास था तो मैंने लगा दिया। अब नहीं है ना तो आप परेशान मत होना, अगर आपके पास 19/1/23 से पहले का है वो हो गया, और उसके बाद में आपने नया बना लिया, ठीक है, और तो वो दोनों की कॉपी लगा देना और ओरिजिनल साथ में ले जाना, दोनों ले जाना, लेकिन दोनों। अब 19/1/23 से पहले का कभी आपने बनाया ही नहीं है ना, तब आपको, अगर आप अपनी कैटेगरी का फ़ायदा ले रहे हो ना, आरक्षित कैटेगरी का, जनरल वालों को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको वो 1710 वाला फॉर्मेट बताया वो कार्मिक विभाग की साइट पर आपको मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा है वो DV पूरी तरीके से संपन्न हो गया। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बड़ी इजी गोइंग प्रक्रिया है, इजी वे में संपन्न हो जाएगी। हाँ, थोड़ा गर्मी का मौसम है, बाहर है वो, खुले के अंदर है वो, थोड़ा काम करना पड़ता है, उसमें टेंट वगैरह लगाते तो थोड़ी परेशानी होती है, पानी वगैरह की व्यवस्था कई जगह नहीं मिल पाती, वो थोड़ी समस्या होती है, माइनर सी प्रॉब्लम होती है, उनको हमें फेस करना पड़ेगा। स्ट्रगल इतने दिन से ही करते आ रहे हैं, तो एक दिन और कर लेंगे, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन फिर भी बड़ी आसानी से मेरा आज DV हो गया। जो स्टाफ मेंबर थे उनका व्यवहार बड़ा ही सपोर्टिव था, बड़े ही फनी थे वो, बड़े मजाकिया थे,
काफ़ी अच्छा लगा मतलब करके। फिर मतलब वो करके और आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ा कि वो एक बार 3 स्तर पे होता है। पहले स्तर पे टोकन नंबर ले लिया, टोकन पहले आपने एसआर नंबर देख लिए, लिस्ट लगी हुई, एसआर नंबर लेके आप गए एक टेबल पे, वहाँ पे आपको टोकन नंबर मिलेगा। फिर टोकन नंबर लेके अलग अलग जगह पे अलग अलग व्यवस्था हो सकती है। टोकन नंबर लेके एक जो बाहर जांच दल करता बैठे थे, उन्होंने नॉर्मली रफली ऐसे ही देखा, उन्होंने बता दिया कि ये जो सत्यापन दल वाला ये सबसे फॉर्मेट में ले आओ, बाकी सब ठीक है। फिर उनको अंदर भेज दिया टोकन वो दे के। फिर वहाँ पे जाके वो जांच दल करता हुआ देखेंगे ना, वो पूरे तरीके से आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और आपके फोटोकॉपी वाले से सत्यापित थे, उनको सही से देखेंगे। ठीक है, उनको देखने के बाद वो उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा था। वो देखने के बाद फिर आपको वो भेज देंगे। लगभग मुझे 15 और 20 मिनट ही लगे, 15 मिनट हाईएस्ट। मतलब सारे डॉक्यूमेंट सीक्वेंस में थे फाइल के अंदर, डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर फटाफट सब देख लिए। और उसके बाद में कि सर आपका हो गया, अब आप जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद में वो फाइल आगे एक दूसरे सर के पास जाएगी, वो वहाँ से कहेंगे ना कि हाँ भाई आपकी सब डॉक्यूमेंट सारे के सारे सही हैं, आप जाओ। तब आपको अपना स्थान है वो छोड़ के वहाँ से आना है। हमने वहाँ पे इंतज़ार किया। फिर वहाँ पे मेरा नंबर आया, आवाज़ लगाई वापस की भाई फला नाम का व्यक्ति वो हाजिर हो। मैं गया तो हालांकि मेरे डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो गुरुजी थे, उन्होंने मेरी फाइल देख ली। वो हमारे जानकार, हमारे जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ के थे, और वहाँ पे मैंने 4 साल वो पढ़ाया था उनके पास। हमारी जो गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल थी, वहाँ पे मैंने पढ़ाया था। वो सर थे, वो उनसे मतलब वार्तालाप हुई। गर्मी में पूरा मतलब तौलिया वगैरह बांध के गए कि क्या मैं गाँव जाए है कि आवे छोड़ के जावे, आवे मुझे छोड़ना क्या, मैं अब तो नौकरी लाग से। तो फिर मतलब उन्होंने फिर मुंबई, फिर ये तो गुरुजी है, फिर उन चरण छुए, उनसे आशीर्वाद लिया, कई देर उनसे हंसी मजाक की। ठीक है, फिर उन्होंने बोला तेरा कि उन्होंने पूछा कि कितने नंबर ज़्यादा है। सर मेरे 33 नंबर ज़्यादा है। अरे हो जाएगा तेरा, तो तेरा जिलो ही मिल जी। गुरुजी जिलो नहीं, मतलब नौकरी दिला दे एक बार। ठीक है ना, अभी तो सबको क्या कितने भी ज़्यादा नंबर हो, सबको यही लग रहा है कि गुरुजी नौकरी मिल जाओ एक बार, जिलो जालो बाद में देखेंगे। ठीक है, बाद में आदमी की क्या होती है, ये टेंडेंसी होती है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि प्रायोरिटी चेंज होती रहती है। ठीक है ना, फिर घर के नज़दीक वो होम सिकनेस फील होती है। अभी तो क्या है कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी भेज देंगे ना, तो वहाँ पे भी नौकरी हम कर लेंगे। ठीक है ना, वहाँ पे भी हमारा बेस्ट रिजल्ट देंगे। वो बाद में प्रायोरिटी चेंज होती रहेगी। तो अभी के लिए तो यही है। तो बिंदास होकर आप अपना DV करवाइए। अंग्रेजी वालों का 22 तक हो जाएगा, उसके बाद में साइंस मैथ वालों का होगा। ठीक है, और हिंदी का सबसे अंतिम में है। जिन भी विषयों का जिस भी सीक्वेंस में हो रहा है उस सीक्वेंस में आप कराइए। कोई भी डाउट होता है आपको स्लॉट के अंदर जो अधिकारी होगा ना, उसके आपको फ़ोन नंबर भी दिए हुए मिलेंगे, आप उन फ़ोन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इधर उधर से पूछने की बजाय आप ऑथेंटिक सोर्स से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, गलत इन्फॉर्मेशन मत भरना, वहाँ पे जाके आप कर लेना आराम से। ठीक है, इस तरीके से हमारा DV संपन्न हुआ। काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ, मेरा जीवन का पहला DV था। ठीक है, पहला ही कंपटीशन एग्ज़ाम है मेरा। पहले एग्ज़ाम में प्रभु श्री राम जी की कृपा से सफलता मिल गई। हालांकि 1 साल वो भर्ती रद्द होने की वजह से लग गया, 1-1.5 साल, कोई बात नहीं। और पहला DV था। सिलेक्शन भी प्रभु श्री राम जी की कृपा से एकदम से आश्वस्त हूँ कि उनकी कृपा रहेगी, हो जाएगा सिलेक्शन एकदम से। और जिस भी विद्यालय में जाएंगे उसके अंदर बच्चों का भविष्य है वो उनकी कृपा से अच्छा संवारेंगे, अच्छा उनको रिजल्ट देंगे। ठीक है, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।